कि सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या इंस्टीट्यूशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन झंडी दे दी तो दे दी, फिर उसके बाद आप कुछ भी बोले, टाई टाई करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के आगे से पार्लियामेंट होता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट का केस 2-3 बार घुमा है। एक बार कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस था, जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे घुमा दिया था पार्लियामेंट में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था, उसके बाद पार्लियामेंट से पकड़कर वापस टैक्स लगाया गया। एक बार एक शाह बानो केस था, बहुत पुराना 1980s का केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था लेकिन पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट चला गया। मेरे को 2 ही केसेस याद आते हैं जहां पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट गया सुप्रीम कोर्ट के, बट बिटवीन द टू मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, उसने अगर डिसीजन दे दिया तो दे दिया। और नजर नहीं आता, आप ये बोल सकते हैं कि आंखें खराब हो गई है कि क्या हो गई, नहीं आता है तो नहीं आता, सीधी सी बात है, बिकॉज हमने जिंदगी में जैसे पैसे बनाए, हमने ये सब टाइप के स्टॉक्स में पैसे बनाने का कभी एक्सपर्टीज हासिल ही नहीं किया है। तो स्टॉक मार्केट का व्यू कुछ और है, बट अगर आप अडानी स्टॉक्स को ले रहे हैं, भी बहुत 200, 500, 1000 चार्ट्स निकल जाएंगे, ब्रेकआउट हो गया, ये फिबोनाची हो गया, ये 20 डे, ये 50 डे, ये 100 डे, 200 डे, आप अगर ये सब करेंगे तो आपको 2 सेकंड उसके पहले स्टॉप लॉस अगर आप लगा के कर रहे हैं तो आप करें। अगर आपके पास स्टॉप लॉस का सुरक्षा कवच नहीं है तो ये आपको खा जाएगा कोई दिन वापस, बिकॉज ये जो फाइट स्टार्ट हुई है, जो भी कॉर्पोरेट बैटल आप बोले, कुछ भी बोले, इतनी आसानी से आप स्टॉक को वापस ऊपर लेके नहीं जा सकते हो। बिकॉज देखो कई बार क्या होता है, अगर मेरे को स्टॉक को शॉर्ट करना है ना, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम टानो ऊपर, तुम ले जाओ ऊपर स्टॉक को, ले जाओ, जब तुम एक लेवल लाओगे उसके बाद मैं बेचूंगा। तो मेरे को अगर आप पूछेंगे, मेरे को अगर कोई कान में आकर बोल भी देता कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने वाला है, तुम क्या स्टॉक लोगे, मुझे पता है कि मुझे नहीं लेना है, बिकॉज हम पीछे भी ये काम किए हैं। ये सब टाइप के स्टॉक में आप एक बार फंसने लग जाते हो तो उसके बाद आप इन्हीं सब में से पैसा बनाने की चेष्टा करते हो। तो देखो एक बात पक्की है, अगर इस ढंग से आप प्राइस देख देख कर ट्रेड करोगे और पैसा बनाओगे तो आप चाहे 100 करोड़ क्यों ना बना लो, वापस आप जीरो पे ही आओगे, बिकॉज आप प्राइस पे ट्रेड करके पैसा टिकता नहीं है, पैसा बनता है। अगर आप फंडामेंटल पे ट्रेड करोगे तो पैसा टिकेगा। तो आपको पैसा टिकाना है कि पैसा बनाना है, ये आपकी डिसीजन है। और मेरे पास ऐसा एक्सपर्टीज नहीं है कि ये सब टाइप के स्टॉक्स में कोई भी फंडामेंटली जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोलूँ हाँ ले लो आप और इस पर बढ़ जाएगा और पैसा बन जाएगा तो आप रख लें। बट हाँ ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, ये घर के दादाजी की तरह है जिन्होंने बोल दिया कि भाई आज शाम को 10 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं जाएगा। सारे जो हिंदी के सुनने वाले हैं, जो ज़्यादा दुनिया भर का ज्ञान नहीं रखते हैं, उन्हें पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट चार्ली मुंगर एक ऐसे इंसान थे जिसने वॉरेन बफेट की लाइफ चेंज की थी। वॉरेन बफेट पहले जब शेयर बाजार में आए थे तो वो रुपया का माल 50 पैसे वाले स्कीम में आए थे कि 1 रुपये में क्या चीज़ बिक रहा है जिसको मैं 50 पैसे में ले लूँ और वापस 50 पैसे का 1 रुपया कर लूँ। बहुत ही अग्रेसिव उनका माइंडसेट था वॉरेन बफेट का। पूरा कंपनी इक्विटी लेते थे, बोर्ड में जाते थे, कंपनी का बोर्ड चेंज कराते थे और उसके बाद कंपनी के एसेट्स बेचते थे और पैसा बनाते थे। चार्ली मुंगर ने उसे बोला कि वॉरेन तुम 1 रुपये का माल 50 पैसे में खरीदने का स्कीम छोड़ो, तुम 1 रुपये का माल 1 रुपये में खरीदो और ऐसा 1 रुपया खरीदो जो आगे जाकर 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया बने। और ये चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट की दोस्ती तो 50 साल से ऊपर की है। मतलब उसका ज्ञान अब आप बोलेंगे लास्ट 20 साल से रॉन्ग हुए जा रहे हैं। 20 साल से रॉन्ग इसलिए हुआ बिकॉज क्रिप्टो को चार्ली मुंगर ने जीरो बोला, बेकार बोला। क्रिप्टो में बड़ा पैसा बना, टेक्नोलॉजी में उसने पैसे नहीं लगाए, बड़ा फिर भी हुआ। और उसके बाद चार्ली मुंगर का अगर आप देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट दिखी है। 29 ईयर्स की एज पे इनका डिवोर्स हो गया, 31 की एज पे ये बैंकरप्ट हो गए, इनके बेटे की डेथ हो गई, तो डिवोर्स हो गया इंसान का, बैंकरप्ट हो गए, बच्चा मर गया, उसके बाद जीरो हो गया इंसान, फिर वहाँ से स्टार्ट किया। थोड़े दिन बाद इनकी एक आंख खराब हो गई, फिर उसके बाद दूसरे आंख पे आ गई, तो इनको लगा कि अगर मेरी आंख चली जाएगी तो मेरा सबसे बड़ा जो लाइफ का जो एंटरटेनमेंट है वो चला जाएगा। और इनका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है रीडिंग, किताबें पढ़ना। तो ये ब्रेल की पढ़ाई की ट्राई की है कि अगर मेरी आंख खराब हो जाए तो मैं ब्रेल से कैसे किताबें पढ़ जाऊँ। तो ये जो एफर्ट होता है। और चार्ली मुंगर का एक खास बात है कि इन्होंने वॉरेन बफेट को ये बताया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इनके हिसाब से 3 स्टॉक आप ले लिए तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन होता है। और इनका एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी भी अगर चार्ली मुंगर का कोई प्रोग्राम देखेंगे या कोई भी उनका कोई व्यू देखेंगे तो शेयर बाजार से थोड़ा सा हटके होता है, 1 स्टेप इधर और 2 स्टेप उधर होता है। वो लाइफ की चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हाँ, इनकी किताब अगर आप देखेंगे तो उस किताब में आपको शेयर बाजार के रिलेटेड कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा सिद्धि प्राप्त ज्ञान है, बाबा टाइप ज्ञान है। बट दैट इज हाउ चार्ली मुंगर हैज रिस्पॉन्डेड टू दिस। और बेंजामिन ग्राहम जो शुरू में जो इन्वेस्टर थे, उनके हिसाब से वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग करते थे। चार्ली मुंगर के आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई। तो मेरे को लगता है कि चार्ली मुंगर एट द एज ऑफ 99 और ओवरवेट पूरे, अगर आप इनको देखेंगे मेरे ख्याल से 100 किलो से ऊपर इनका वजन होगा, 110-120 किलो का वजन होगा, बट फिर भी ओवरवेट होने से आदमी मरता नहीं है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिया इन्होंने बोला कि आदमी अगर स्ट्रेस फ्री रहेगा तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी कंपाउंडिंग बढ़ जाती है, आप नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा सकते हैं अपने पैसे कमाने की स्कीम में। देखो मैं आपको सही बात अगर बताऊं तो ट्रस्ट में ये होता है कि अगर आपने ट्रस्ट में डाल दिया, सारे शेयर होल्डिंग आपने ट्रस्ट में डाल दिया, तो आपका घर परिवार के 4 सदस्य आज के दिन आपने चारों को ट्रस्टी बना दिया उसमें डालकर। आपके बेटे की शादी होती है, उसकी वाइफ आती है और कल को बेटे और उसकी वाइफ में अगर आपके नहीं बने या आपका जवाई आ गया और आपका जवाई बोले कि उसका एक हिस्सा लेकर आओ, तो अगर आप उसको ट्रस्टी नहीं बनाते हो जवाई को, तो ही कैन नॉट टेक एनीथिंग आउट ऑफ दिस, बिकॉज ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो जाती है, जिससे जो न्यू इनकमिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनको जब तक आप उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते हो, उनका लीगल राइट नहीं होता उसमें बनाने का। तो मोस्ट फैमिली रन बिजनेसेस इसीलिए ट्रस्ट इतना बड़ा बना के रखते हैं कि ट्रस्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। ट्रस्ट अगर बना के रखे हैं तो नए फैमिली में मेंबर्स आ रहे हैं, अगर आपके
बच्चों की शादी हो रही है तो उनके स्पाउस जो है वो आ रहे हैं, वो उसका हिस्सा नहीं मांग सकते। अगर आपके नाम पे होगा तो आपके नाम से वो लीगली आपके बच्चों के नाम जाएगा, और आपके बच्चों के नाम जाते ही अगर कोई डिवोर्स का केस होता है या स्प्लिट होता है, सेपरेशन होता है, तो जो सेपरेट हो रहा है वो अपना हिस्सा मांग सकता है उसमें। तो इसीलिए ट्रस्ट बनाने का नियम है, प्लस टैक्स के एंगल से भी ट्रस्ट एफिशिएंट होता है, बट वो दूसरी बात है, टैक्स का एंगल दूसरी बात है। बट इंपॉर्टेंटली ये बताइए, इसलिए ट्रस्ट बनाया जाता है कि आपके घर के बच्चों की जब शादी हो तो जिससे शादी हो रही है बच्चे की, वो अपना लीगल हिस्सा नहीं मांग सकता अनलेस उसको ट्रस्ट में इंट्रोड्यूस करके एज ए ट्रस्टी बनाया जाए। और वैसे भी ट्रस्ट का पैसा बाहर नहीं निकलता है, ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट नहीं रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि लॉजिकल है क्या, इंडिया को कुछ करना चाहिए क्या? देखो, जितना फ्री दोगे ना, अल्टीमेटली आप अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे की तरफ चले जाओगे। और गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को घर बैठे खाना नहीं खिलाना, लेकिन लोगों को इनकरेज करना कि तुम जाओ, पढ़ो लिखो, ITIs ज्वाइन करो, एजुकेशन लो, कुछ बुद्धि बढ़ाओ अपनी और काम पे लगो। अभी हो क्या गया है कि हमारे देश में जब कोविड के बाद लोगों को घर में आटा दाल चावल मिलना स्टार्ट हो गया, तो लोगों की ज़ील खत्म हो गई काम करने की, बिकॉज घर बैठ के आटा दाल चावल मिलता है, पीछे आपके खेत है जिसमें आप खेती कर आके थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। तो नेट नेट जो इंसान है निकम्मा बनने की तरफ पहुंच रहा है। और ये मैं किसी से मिला नहीं हूँ, बोला नहीं हूँ, बट ये एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप अगर इस ढंग से करेंगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट ये सब चीज़ें चलती नहीं है कोई भी इकोनॉमी में। आप जितना फ्री देंगे, मेरे को याद है शायद जिम्बाब्वे में हुआ था, रॉबर्ट मुगाबे उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फ्री में पैसा बांटा, ले भाई ले जा, जिसको जितना चाहिए ले जा, तो ले जा, वो करेंसी की वैल्यू बर्बाद हो गई। तो इकोनॉमी जब चलेगी, जब लोग काम करेंगे, जब अपने हाथ पे और चलाएंगे थोड़ा। अभी अगर आपके गांव में आटा दाल चावल आपको फ्री में मिल रहा है, बोल रहे क्यों जाना है मुंबई वापस यार, क्यों काम करें, यहीं बैठो आराम से, आटा दाल चावल लो, खाओ पियो, मजे करो। अरे कोविड खत्म हो गया, आप निकलो, अब काम पे लगो यार, 3 साल हो गया कोविड खत्म हुए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर्स के आगे पीछे नहीं जा पाती है। ये एक बीमारी है, बिकॉज गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, और उससे ज्यादा बड़ा काम गवर्नमेंट का क्या है आपको पता है ना, इलेक्शन जीतना। वैसे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, कमेंट नहीं किए, हाँ ये बात पक्की है कि गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, इनइक्वालिटी कम करना, गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, गवर्नमेंट का काम है GDP पर कैपिटा ग्रोथ बढ़ाना। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट का इलेक्शन जीतना। और क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम इलेक्शन जीतना है, जरूरी नहीं कि इलेक्शन जीतने का हर काम इकोनॉमिकली वायबल हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में भी जैसे हम जो फ्री आटा दाल चावल बांटते हैं, ये लोगों का एस्पिरेशंस को खत्म करता है, लोगों को कम एज्यूम करने के लिए पुश करता है कि यार जो मिल गया ना, दाल रोटी में खुश रहो। ये जो हम बोला करते थे, दाल रोटी में खुश रहकर आप कभी भी लाइफ में और अपनी कंट्री के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाएंगे। तो